नमस्कार। आज हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल के अंतर्गत 1850 से 1900 ईस्वी तक के कालखंड पर चर्चा करेंगे। इस कालखंड को हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि भारतेंदु और उनका योगदान क्या है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि भारतेंदु का जन्म तो आप जानते हैं कि 1850 में हुआ था। उन्होंने लगभग 21 काव्य ग्रंथों की रचना की है। दिख रहा है स्क्रीन पे आप लोग को। और 48 प्रबंध काव्य भी लिखे हैं और कई मुक्तक रचनाएं भी लिखी है। जहाँ तक पत्र पत्रिकाओं की बात की जाए तो उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा आदि पत्र चलाकर प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड की परंपरा को कायम रखा। भारतेंदु ने गद्य में विविध विधाओं की शुरुआत की। उन्होंने उन सभी आवश्यक विषयों को लिखा जिनसे नवजागरण का आधार तैयार हुआ। भारतेंदु का प्रभाव उस युग के सभी साहित्यकारों पर ही नहीं बल्कि बाद के साहित्यकारों पर भी पड़ा। तो अगर मैं कहूं कि भारतेंदु का काव्य ग्रंथ, प्रबंध काव्य, मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त नाटक कितने लिखे उन्होंने, तो कोई बता सकता है क्या आप लोगों में? बहरहाल भारतेंदु ने कुल 17 नाटकों की रचना की है, जिसमें मौलिक नाटक और अनुदित दोनों हैं। जैसे मौलिक नाटक की बात की जाए तो चंद्रावली, सती प्रताप, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, विषस्य विषमौषधम, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, जैसे ये मौलिक नाटक उन्होंने लिखा है। अगर अनुदित नाटकों की बात की जाए तो रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी जैसे नाटक उन्होंने संस्कृत से अनुवाद किया है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी से भी कुछ नाटकों का अनुवाद किया है, जैसे कि दुर्लभ बंधु, मर्चेंट ऑफ वेनिस का उन्होंने हिंदी अनुवाद किया था, जो शेक्सपियर ने 16 सेंचुरी में लिखा था। अगर जेनर की बात की जाए मर्चेंट ऑफ वेनिस का, तो ये शेक्सपियरियन कॉमेडी कहा जाता है इसको। तो अब हम लोग देखते हैं कि और सर इसी में बंगाली से हिंदी विद्या सुंदर। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग देखते हैं कि भारतेंदु युग के नामकरण का आधार क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी युग का नामकरण दो आधारों पर किया जा सकता है। जैसे पहला आधार तो यह हो सकता है कि उस युग की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है। अगर प्रवृत्ति के आधार पर देखें तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि भक्ति काल और रीति काल। यस दूसरा आधार यह हो सकता है कि उस युग का नाम किसी ऐसे व्यक्तित्व के नाम पर रखा जाए जिसने उस युग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। तो अगर भारतेंदु युग की बात की जाए तो इस युग के नामकरण का यही दूसरा आधार है, यानी भारतेंदु का व्यक्तित्व। भारतेंदु का व्यक्तित्व ही इस युग के नामकरण का आधार है। तो भारतेंदु युग के नामकरण का आधार क्या है? उसके व्यक्तित्व के नाम पर ही सर। बिल्कुल सही। तो कोई काल हो या फिर भक्ति काल हो या फिर रीति काल हो या फिर आधुनिक काल हो, या आधुनिक काल के अंतर्गत विभिन्न कालखंड हैं, तो उनके नामकरण का अगर आधार आपसे पूछा जाए तो दो आधारों पे आप देख सकते हैं उसको, कि उस युग की प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही है। अगर प्रवृत्ति महत्वपूर्ण है तो उस प्रवृत्ति के आधार पर उसका नामकरण किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के उदाहरण के लिए भक्ति काल या फिर रीति काल। और दूसरा आधार ये हो सकता है कि उस युग का कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने उस युग में आमूल चूल परिवर्तन किया हो। तो हम लोग देखते हैं कि भारतेंदु युग में भारतेंदु का व्यक्तित्व है जिन्होंने उस युग में मतलब एक तरह से आमूल चूल परिवर्तन किया है। इन्हीं के व्यक्तित्व के आधार पर इस युग का नामकरण हम लोग भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। इनका व्यक्तित्व क्या है, मतलब क्या इनके व्यक्तित्व की वैशिष्ट क्या है, किस आधार पे है, मतलब क्या बहुत देखने में बहुत हैंडसम, ये सब बात नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसी रचनाएं की हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि 21 काव्य ग्रंथ लिखे हैं, 48 प्रबंध काव्य लिखे हैं। इसके अलावा कई मुक्तक रचना की हैं। मुक्तक रचनाओं के साथ साथ नाटक लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, आलोचना लिखे हैं। मतलब हिंदी साहित्य का कोई ऐसी विधा नहीं है जिसपे इन्होंने इनकी मतलब लिखे ना हो। तो इनका व्यक्तित्व इतना ही कैरिस्मेटिक है कि इनके व्यक्तित्व को आधार बना के ही इस युग का नामकरण किया गया है।
ठीक, यहाँ तक तो कोई किसी की समस्या नहीं है उनके नामकरण के लेके, इस युग के नामकरण को लेके? नहीं सर। बहुत अच्छा। अब हम लोग देखते हैं कि भारतेंदु युग की परिस्थितियां एवं आधुनिकता का उदय। ये क्लास इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसी क्लास के आधार पर आप लोग को असाइनमेंट दिया गया है जो लिखना भी है। तो इस क्लास को काफी सीरियसली लीजिएगा ताकि वो चीजें समझ में आए और वो लिखना भी है। तो भारतेंदु युगीन परिस्थितियां एवं आधुनिकता का उदय को हम लोग तीन बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला तो 1857 की क्रांति, दूसरी बिंदु है 1885 में कांग्रेस की स्थापना, और तीसरा बिंदु है नवजागरण का उदय। ठीक, तो 1857 में क्या हुआ था? 1857 की क्रांति हुई थी। तो 1857 की क्रांति के बाद ऐसा क्या परिवर्तन हुआ था, कोई बता सकता है? अनामिका, वो महारानी विक्टोरिया का जी सर, भारत पर महारानी अधिकार हो गया। बहुत अच्छा। महारानी विक्टोरिया का सर भारत पर अधिकार हुआ था। हाँ, और बहुत सही बोल रही है कि 1800 ईस्वी के बाद महारानी विक्टोरिया का भारत पर अधिकार हो गया, और 1900 ईस्वी तक आते आते ब्रिटिश सरकार ने मतलब कई सुधार भी काम किए, लेकिन वो सुधार इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। कई लोगों को सरकार द्वारा कल्याणकारी कदम उठाए जाने की भी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई, और कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही अंग्रेजी राज के जो औपनिवेशिक हित थे उनके विषय में लोगों को समझ आने लगा। इसी तरह 1857 से और 1885 के बीच का जो कालखंड है, इस समय ब्रिटिश सरकार के अस्पष्ट स्वरूप के विषय में लोगों को एक द्वंद की स्थिति बनी रही। इसलिए इस युग की कविता में जहाँ एक और राष्ट्रभक्ति के स्वर मिलते हैं, तो वही राजभक्ति की भावनाएं भी मिलती है। ठीक है, दूसरा बिंदु है तो इस युग की कविता में जैसे 1857 से लेकर 1885 के बीच में वो मतलब एक द्वंद की स्थिति बनी रही। वहां पे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था पूरी तरीके से, स्पष्ट भाव नहीं आ रहा था कि ब्रिटिश सरकार करना क्या चाहती है। एक साइड तो वो मतलब सुधार कार्य कर रही थी, दूसरी ओर उसके औपनिवेशिक हित भी उसमें जुड़े हुए थे। तो इसीलिए इस काल में एक द्वंद की स्थिति बनी रही, और वो वहाँ राजभक्ति की भी कविताएं लिखी जा रही थी, तो राष्ट्रभक्ति की भी कविताएं लिखी जा रही थी। तो एक स्पष्ट उसका स्वरूप उभर कर नहीं आ रहा था। उसी तरीके से पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के परिचय से 19वीं शताब्दी में भारत में आप लोग जानते ही हैं कि नवजागरण की लहर आई, और जिससे भारत के प्रत्येक क्षेत्र में एक तरह से सहिष्णुता, न्यायप्रियता, बौद्धिकता या मानवतावाद जैसे व्यक्तिवाद को महत्व दिया जाने लगा। और इस युग में एक तरह से न रीतिकालीन राजाश्रय था और न ही रीतिवादी मानसिकता थी। आगे बढ़ चुके थे हम लोग, बदल चुकी थी स्थितियां। अतः इस काल में जो कविता लिखी गई उसमें देश समाज की चिंता ही प्रमुख थी। और भारतेंदु युग से हिंदी साहित्य में आधुनिकता का उदय होता है, सब कोई जानता है। आधुनिकता एक, अब मैं पूछूं कि आधुनिकता सब क्या समझते हैं, तो क्या बताइएगा? नयापन। नयापन मतलब क्या? नयापन मतलब किस तरीके का नयापन? उदय मतलब क्या? सर बदलाव। बदलाव, हाँ बदलाव कह सकते हैं। आधुनिकता मतलब बदलाव, मतलब आप थोड़ा सा उसको और स्पष्ट करने की कोशिश कीजिए। सर आधुनिकता वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बहुत बढ़िया, ये तो सही बोली। और कोई? सर आवाज स्पष्ट नहीं हो रहा है। आ रही होगी आवाज अब? सर आधुनिक दौर में जो मतलब साहित्य लिखा गया या जो भी रचनाएं हुई उसमें उसका संबंध इस लोक से है, मतलब हाँ, बहुत बढ़िया। सामाजिक जीवन से। सामाजिक जीवन तो ठीक है, लेकिन जो तुम इससे पहले जो बोली थी कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वो अच्छा पॉइंट है, वो ठीक है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो, आधुनिकता एक वैचारिक दृष्टिकोण है जो ईश्वर की जगह मानव को और आस्था की जगह तर्क को केंद्र में रखती है। ठीक, और ये जैसे तुम बताई कि आधुनिकता वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास रखती है। यहाँ पे जैसे हम लोग छायावाद में या फिर वो आगे मतलब देखे ही है कि वहां पे यहाँ पे कोरी भावुकता को कोई
स्थान नहीं होता है यहाँ पे, मतलब एक कोरी भावुकता का निषेध करती है। इसलिए आधुनिकता के दौर में जो साहित्य लिखा गया वो लौकिक जीवन की चिंता करता है। इस युग में ईश्वर की धारणा व्यक्तिगत आस्था के रूप में स्वीकार कर सकता है, कोई भी व्यक्तिगत आस्था के रूप में स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साहित्य या कलाओं में उसका चित्रण प्रासंगिक नहीं रह जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? तो आधुनिकता, हाँ, आधुनिकता एक तरह से नवजागरण की परिणाम थी। और नवजागरण क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि नवजागरण का परिणाम थी। तो ये नवजागरण है क्या? ये नवजागरण के बारे में आप लोग क्लास में चर्चा हुई, कोई बता सकता है नवजागरण का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी अवधारणा क्या है? जो 19वीं शताब्दी में जो हम लोग का नवजागरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके बारे में कोई बता सकता है नवजागरण क्या है? ये नवजागरण की अवधारणा क्या है? अच्छा, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। 19वीं शताब्दी में मानवतावादी बुद्धिवाद हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, व्यक्तिवाद को महत्व दिया गया था। हाँ, एकदम सही बोल रही है। और कोई या नाम क्या बोल रही है ना? जी जी सर, 19वीं शताब्दी में हाँ, बोलो। भारतीय सामाजिक संक्रमण से के तीव्र दौर से गुजर रहा था सर। उसे ही कुछ चिंतक अलग अलग नाम से बताते, कुछ पूर्ण उत्थान, हाँ, पूर्ण जागरण, नवजागरण। एकदम सही। और आगे? तो देखो, भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास में दो नवजागरण हुए हैं। एक तो मध्यकाल के समय हुआ है और एक हुआ है 19वीं शताब्दी में। तो मध्यकाल के दौरान क्या हुआ था कि जो भक्ति काल के समय हम लोग पढ़ते हैं, उसमें इस्लामी संस्कृति के आगमन हुआ था और हमारी भारतीय संस्कृति, मतलब जो हिंदू संस्कृति थी, उसके बीच टकराहट हुआ था। और 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, एक तो अंग्रेजी संस्कृति आई और अंग्रेजी संस्कृति के जस्ट पैरेलल हमारी एक सामासिक संस्कृति थी, जो जिसे गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है, जिसमें मतलब हिंदू संस्कृति के भी तत्व थे और मुस्लिम संस्कृति के भी तत्व थे। उन दोनों के बीच टकराहट हुई। तो जो भक्ति काल का जो टकराहट थी दो संस्कृतियों के बीच का, वो तो एक और जो इस्लामिक संस्कृति थी उसमें एक धार्मिक, मतलब एक भाईचारा की भावना थी, लेकिन धार्मिक कट्टरता थी। वही जो हिंदू संस्कृति थी, वहां पे धार्मिक कट्टरता तो उतना ज्यादा नहीं थी, लेकिन जाति और ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा थी। मतलब तो उन दोनों के टकराहट के फलस्वरूप एक तरह से सामासिक संस्कृति का अस्तित्व में आई। वही उसी दूसरी तरफ जो 19वीं शताब्दी का वो आंदोलन दो संस्कृतियों के बीच जो टकराहट हुई, उसमें एक तो अंग्रेज आया, अंग्रेजी संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति जिसको कह सकते हैं हम लोग, और यहाँ की सामाजिक संस्कृति। तो वहाँ पे पश्चिमी संस्कृति में भौतिकता बहुत ज्यादा चरम पे थी, और हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जो सामाजिक संस्कृति थी, वहाँ पर आध्यात्मिकता बहुत ज्यादा थी। इन दोनों के टकराहट के परिणाम स्वरूप तो हम लोग तो आधुनिक शिक्षा और भौतिकता सीखे, तो वही पाश्चात्य जो संस्कृति थी वो यहाँ के अध्यात्म से प्रभावित हुई। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? तो अगर पूछा जाए कि किसी साहित्य में नवजागरण की चेतना के कुछ विशेष रूप दिखाई पड़ते हैं, तो 2-3 बिंदुओं के माध्यम से आप लोग क्या दिखाना चाहेंगे, मतलब क्या क्या बताना चाहेंगे? 3 बिंदु के माध्यम से अगर पूछा जाए, 3 बिंदु के माध्यम से बताइए कि किसी भी साहित्य में नवजागरण की जो चेतना है वो तो उसमें हम लोग सबसे पहले कि देखते हैं कि नवजागरण के अंतर्गत आत्ममूल्यांकन नवजागरण का केंद्रीय भाव होता है, क्योंकि दूसरी संस्कृति से परिचित होने पर समाज उसकी तुलना में आत्ममूल्यांकन करता है, उसके साथ साथ एक मतलब आत्म आलोचना या आत्म परिष्कार जैसी मानसिकता विकसित होती है, और उसमें आदमी अपनी कमियों को पहचानता है और फिर दूसरी की खूबियों को अपने अंदर स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है। ठीक है, आत्म मूल्यांकन नवजागरण का केंद्रीय भाव होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि नवजागरण के अंतर्गत ही एक तरह से अपने अतीत के प्रति एक रोमानी भाव भी होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मतलब अपने मिथकों के मिथकीय प्रसंग इसमें मतलब एक तरह से काफी कारगर भूमिका निभाते हैं। ठीक, और तीसरी बिंदु के अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं कि जो संस्कृति हमारे समक्ष उपस्थित है उसके सकारात्मक तत्व को हम ग्रहण करते हैं,
और 19वीं शताब्दी के नवजागरण में जो यूरोपीय संस्कृति थी और जिन तत्वों का प्रभाव वहाँ दिखता है वो है वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा, आधुनिक और अलौकिक दृष्टिकोण, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व जो फ्रांस की क्रांति से आए थे, और ये जैसे सामाजिक राजनीतिक आदर्श इत्यादि। और जहाँ जहाँ साहित्य के ये तत्व नजर आते हैं, सभी बिंदुओं को नवजागरण के प्रभाव के रूप में हम लोग देख सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे कि भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी। तो प्रवृत्तियों के अंतर्गत उसके सबसे पहले हम लोग उसके भावगत विशेषताओं के बारे में देखेंगे। भावगत विशेषताओं के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि भारतेंदु युगीन साहित्य की सबसे जो प्रमुख प्रवृत्ति है वह अंतर्विरोधों का साहित्य है। मतलब भारतेंदु काल की कविता एक तरह से अंतर्विरोधी मूल्यों की कविता है, और यह अंतर्विरोध समाज की संरचना के भीतर से आया है। ठीक, उस समय अंग्रेजी संस्कृति और भारतीय संस्कृति दो विरोधी मूल्यों का मिलन हो रहा था, जिसने तनाव की स्थिति पैदा की। और यह तनाव कविता में भी कई स्तरों पर व्यक्त होता है, जैसे राजभक्ति बनाम राज विरोध, राजभक्ति बनाम राष्ट्रभक्ति, भक्ति बनाम श्रृंगार जैसी सामान्य समस्याएं, ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली का अंतर्विरोध। तो ये भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत सबसे जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है वो है अंतर्विरोधों का साहित्य। यहाँ पे अंतर्विरोध हर स्तर पे दिखाई देता है, चाहे वो राष्ट्र के स्तर पे हो, राज के स्तर पे हो, भक्ति और श्रृंगार के स्तर पे हो, ब्रज भाषा या खड़ी बोली के स्तर पे हो, तो यहाँ पे अंतर्विरोध दिखाई देता है। और दूसरी प्रवृत्ति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि भारतेंदु युग के प्रारंभ के जो कवियों में ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति के भाव थे। इसका कारण यह था कि प्रारंभ में ये कवि साम्राज्यवादी सरकार के स्वार्थ को स्पष्ट रूप से समझ नहीं सके। जैसे कि मैं शुरू में बताया कि 1857 से लेकर 1885 के बीच में एक द्वंद्व की स्थिति थी, मतलब उसके साम्राज्यवादी स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझ नहीं सके। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधार अवश्य किए थे, परंतु ऐसा करने के पीछे उनकी कोई सदिच्छा नहीं थी कि मतलब ऐसा करने से भारतीयों की भलाई हो, ऐसी बात नहीं थी। तो आरंभिक दौर में ब्रिटिश सरकार का सही रूप स्पष्ट न हो सका, इसलिए इस युग में जहां एक और महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा के भाव मिलते हैं, तो वही राष्ट्र प्रेम भी मिलता है। जैसे क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए, तो भारतेंदु का ही एक नाटक है भारत दुर्दशा, जिसमें हम लोग देखे थे कि वो लिखते हैं, पूरी अमी की कटोरिया सी चिर जियो सदा विक्टोरिया रानी। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये भारतेंदु का ही है, भारत दुर्दशा से लिया गया है। तो समस्याओं पर आधुनिक चिंतन करने वाले कवियों के पास तत्कालीन तनावपूर्ण स्थिति से उबरने का कोई साधन भी नहीं है, इसलिए ये लोग भारत की दुर्दशा पर आंसू भी बहाने को विवश हैं। इसलिए वो कहते हैं कि रोवो हूँ सब मिल के, अब हूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो इसके अलावा यहाँ पे हम लोग भारतेंदु युग में देखते हैं कि श्रृंगारिक चेतना भी है। इस काल की आधुनिकता की चेतना के बावजूद रीतिकालीन प्रभाव एक तरह से पूरी तरह से छूटा नहीं है। अतः कहीं कहीं मतलब श्रृंगार के भी दर्शन भारतेंदु युग की कविता में होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं, तो कहीं कहीं पर यह श्रृंगार भक्ति के साथ भी जुड़ कर आया है, अर्थात यह भक्ति और श्रृंगार का समन्वय हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए, जय जय हरि राधा रस केली, तरुण तरुण तनुजा तट इकंत पे बाहु बाहु पे मेली। भारतेंदु युग की अगली प्रवृत्ति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भक्ति भावना किस तरह की है। तो यहाँ की भक्ति के निर्गुण और सगुण दोनों रूप यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे भक्ति का एक और व्यापक रूप भी उपलब्ध होता है, जिसे स्वदेशानुराग संबंधित भक्ति कहते हैं। अर्थात स्वदेशानुराग संबंधित भक्ति कहने का मतलब है कि ईश्वर की भक्ति का उद्देश्य देश की समस्याओं को सुलझाना हो गया है। मतलब ये ईश्वर की भक्ति के तो अध्यात्म के क्षेत्र में आता है, लेकिन अध्यात्म के साथ साथ यहाँ ईश्वर की भक्ति का उद्देश्य है कि देश की जो वर्तमान उस समय समकालीन जो समस्या है उसको कैसे सुलझाया जाए, उसके लिए लोग प्रार्थना करते हैं। जैसे प्रताप नारायण मिश्र जी लिखते हैं कि हम आरत भारतवासीन पे अब दीन दयाल। कृष्णदास जी लिखते हैं
कि प्रभु हो पुनि भूतल अवतरिये, अपने या प्यारे भारत को पुनि दुख दरिद्र हरिये। तो इसके अलावा जो भारतेंदु जी की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है वो है समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति के अंतर्गत आप लोग देखेंगे कविता वर्धनी सभा थी और रसिक समाज था। तो कविता वर्ध इस समस्या पूर्ति क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि देखिए इस युग में कविता वर्धनी सभा और रसिक समाज जैसी संस्थाओं की स्थापना हो गई थी और जहाँ कवियों की गोष्ठियां हुआ करती थी इन सभाओं में, और ये नए कवियों को प्रोत्साहन दिया जाता था कि इस परंपरा में एक विषय जैसे कि समस्या पूर्ति के अंतर्गत एक विषय तय किया जाता था और उसकी अंतिम पंक्ति तय होती थी। विभिन्न कवि अपनी प्रतिभा से पहले उस पंक्तियों को लिखते थे, इसे समस्या कहा गया। मतलब ये जो लाइन दी गई है कविता की जो पंक्ति दी गई है उसी को ही समस्या कहा जाता था और उस समस्या के आधार पर कविता लिखनी थी। तो जो कविता लिखता था मतलब वो समस्या पूर्ति कर चुका है। ठीक, तो उदाहरण के लिए अगर कहा जाए मतलब कह सकते हैं कि लोग लिखकर किस्म के कवि होते थे जो कविता खेलते थे, कह सकते हैं इसको सामान्य भाषा में इसको कह सकते हैं कि 2-4 शब्द दिए हुए हैं और उसके आधार पे कविता बनानी है और वो कविता जिसका सबसे पहले और सबसे उत्कृष्ट होगी वही उसमें विजयी होता था। तो मूल रूप से ये सभा जो थी नए कवियों को प्रोत्साहन देने के लिए ये सभा थी। तो उदाहरण के लिए अगर जैसे कैसे ये सभा में होता कैसे था उसका उदाहरण दिखाने के लिए मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, जैसे कि ये भारतेंदु ने दिया था ये लाइन और बद्री नारायण चौधरी ने इस कविता को पूर्ण किया था। तो उदाहरण कुछ इस तरह से है कि चर्चा चलिबे की चलाइए ना, और इसी के आधार पे उन्होंने ये पूरी कविता बना दी। जैसे उनकी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की कविता है, चर्चा चलिबे की चलाइए ना, इसी लाइन के आधार पे बगियान बसंत बसेरु कियो बसिए तेहि त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना, घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो बिथबारी वृथा बरसाइए ना, चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिबे की चलाइए ना। तो ये लाइन दी गई थी, लाइन के आधार पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने ये कविता लिखी थी। तो ये थी मतलब समस्या पूर्ति के बारे में कि समस्या पूर्ति आपसे पूछा जाए तो क्या है, तो उसमें बताना ये है कि समस्या पूर्ति में एक लाइन दी जाती थी जिसको समस्या कहा जाता था और उस लाइन के आधार पर एक पूरी कविता लिखी जाती थी, उसे ही समस्या पूर्ति कहा जाता था उस समय की। एक बहुत ही मुख्य प्रवृत्ति हुआ करती थी उस समय काव्य गोष्ठियों में। तो अगली विशेषता के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं कि भारतेंदु युग में सिर्फ श्रृंगारिक रचनाएं हुई है, भक्तिकालीन रचनाएं हुई है, समस्या पूर्ति, इसके अलावा यहाँ पे सामाजिक समस्याओं का भी चित्रण हुआ है इस युग में। इस युग का काव्य जनजीवन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि नारी शिक्षा हो गया, विधवा विवाह हो गया, विधवा समस्या हो गई, धार्मिक संकीर्णता जैसे विषयों पर कवियों ने खूब लिखा है। इन कवियों ने समाज में फैली विकृतियों को निचोड़ करके समाज में एक नई चेतना पैदा की है। जैसे प्रताप नारायण मिश्र की एक पंक्ति है कि कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधुवन की। तो ये प्रताप नारायण मिश्र ने उस समय की बाल विधवाओं की, जो छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो जाती थी उसके बाद उनके पति मर जाते थे, उनकी समस्याओं को चित्रित करते हुए उन्होंने ये पंक्ति लिखी थी प्रताप नारायण मिश्र ने। तो अब हम लोग देखते हैं कि शिल्पगत कौन कौन सी विशेषताएं हैं, शिल्पगत विशेषताएं कौन सी है। तो सबसे पहले काव्य रूप के बारे में देखते हैं। यहाँ पे इस युग में मूल रूप से मुक्तक काव्य की रचनाएं हुई थी, वैसे कुछ प्रबंध काव्य लिखे गए, जैसे कि प्रेमघन ने जीर्ण जनपद लिखा था। इसके अतिरिक्त प्रगीत भी लिखे गए, मुक्तक भी लिखे गए, लोकगीत भी लिखे गए, मुकरियां भी लिखी गई। मुकरी के बारे में कोई बता सकता है, मुकरी किसे कहते हैं? हेलो जी सर, वो शुरू से कुछ लाइन चलता है तो उसका अर्थ दूसरा निकलता है, फिर लास्ट में हाँ, कवि मतलब वो बदल जाता है, वो दूसरा चीज निकलता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जैसे एग्जाम्पल बताओ, क्लास में बताया भी था मैंने इस एग्जाम्पल के बारे में। सर, सब गुरजन हाँ को बुरा बतावे, अपने हाँ खिचड़ी आप पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी साजन ना अंग्रेजी। नहीं अंग्रेजी, हाँ बहुत अच्छा, ये तो बहुत बहुत बढ़िया वाली। तो ये तो समझ में आ गया ना काव्य रूप किस तरह के लिखे जाते थे। तो भाषा की बात करें तो भारतेंदु युग के में कवि
अधिकतर ब्रज भाषा में लिखते हैं, क्योंकि उनका मानना ये था कि ब्रज भाषा में ही कोमल कांत पदावली की रचना हो सकती है। अगर कविता लिखनी हो तो उन लोग के नज़र में ब्रज भाषा ही सबसे उपयुक्त भाषा थी। वैसे खड़ी बोली में भी कुछ लिखी गई, जैसे खास करके गद्यात्मक चीज़ें लिखी गई, कविता नहीं लिखी गई उस समय की, क्योंकि भारतेंदु खुद ही मानते थे कि कविता लिखने के लिए ब्रज भाषा ही सबसे उपयुक्त है। खड़ी बोली में को लेके उनका दुराग्रह था कि खड़ी बोली में कविता नहीं बन सकती है, जैसे कि ब्रज भाषा में बन सकती है। और भाषा के संदर्भ में खुद भारतेंदु ने, आप लोग जानते ही होंगे कि भारतेंदु ने कई जगह उद्धृत किया जाता है भारतेंदु को कि भाषा के संबंध में लिखा है कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पैन निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। तो यही है भारतेंदु जी की प्रमुख प्रवृत्तियों के अंतर्गत हम लोग देखें कि वो मतलब भारतेंदु का योगदान, भारतेंदु के नामकरण का आधार, भारतेंदु योगिन परिस्थितियाँ, उसकी साहित्यिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत हम लोग देखें कि ये अंतर्विरोधों का साहित्य है, राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का द्वंद्व है यहाँ पे, श्रृंगारिकता की चेतना भी है, भक्ति की भावना भी है और सामाजिक समस्याओं का चित्रण भी है। इसके अलावा समस्या पूर्ति इस काल की एक विशेष प्रवृत्ति भी रही है। जहाँ तक शिल्पगत विशेषताओं के अंतर्गत है तो हम लोग देखें कि यहाँ काव्य रूप, मुख्य रूप से मुक्तक काव्य भी लिखे गए। भाषा के स्तर पे ब्रज भाषा को ही महत्व दिया गया।